रिलायंस के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आप एचपीसीएल को देखिए 5% ऊपर है, मिड कैप निफ्टी मिड कैप 100 का टॉप गेनर है। ऑयल इंडिया में भी आज एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, बीपीसीएल भी हरे निशान में कामकाज करते हुए। पहले तो दिग्गज की बात करते हैं क्रांति सर। रिलायंस एट डे हाई, और इस बार उन्होंने इस साल में देखे तो काफी अच्छा प्रदर्शन रिलायंस का भी रहा। ऑयल एंड गैस स्पेस आपको कैसा लगता है इस समय, विद क्रूड प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट्स stable around $60? Gituji, we are quite neutral with the oil and gas space is concerned. But oil marketing companies, we have a buy call with oil marketing companies at dips. But it's not the investment calls. These are the tactical calls for the short term. But with respect to Reliance is concerned, we are quite bullish with respect to the prospects of Reliance Industries. अगर long term में देखें तो Reliance Industries is a buy on every dip for our long term core portfolio is concerned. The embedded values, and also we need to see in the 26 or 27 the big news of Jio listing that can unlock the value for Reliance. Reliance is the one key stock which helped the market to stay in this 26,000 level and brought that positivity. Otherwise, because of the lot of dent in consolidation in the mid and small caps space, and index, if at all it is below somewhere around 25,000, that would have been a different scenario. Reliance rally helped the market to sustain this range of 26,000. At least it brought some cheers for the market. करेक्ट। दो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी लक्ष्मीकांत जी, एक है एचईजी और दूसरा है ग्रेफाइट इंडिया। एचईजी में काफी पिटाई हम देख चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से काफी अच्छा एक रिकवरी देखने को मिल रही है। ग्रेफाइट इंडिया भी एक अच्छे मोमेंटम में कामकाज करते हुए, इसके पीछे खबर जो है वो है कि इलेक्ट्रिक एयर आर्क फर्नेस में जो है दोनों ही एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया मैन्युफैक्चर करती है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, जिसका डिमांड जो है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। और 1 जनवरी से जो है वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM जो है वो किक ऑफ होगा, जिसका एक इम्पैक्ट दोनों ही स्टॉक्स पे हमको देखने को मिल रहा है। तो एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, मोमेंटम तो ऑलरेडी अच्छा खासा एक अपसाइड का मूव आ चुका है इन दोनों स्टॉक में, और हमारे नजर से भी स्टॉक ये दोनों निकल चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच ही करना पड़ सकता है। करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं बन रहे हैं, बट जिनके पास पहले से है तो मुझे लगता है कि उनके लिए अभी भी अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे उन लोगों को। तो मुझे लगता है कि उनको मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा जो कि ट्रेल कर लेना चाहिए। अभी फिलहाल डेली के चार्ट्स में जो प्रॉपर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 620 से लेकर 600 जोन के आसपास। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई डिप की अपॉर्चुनिटी बनती है इस रेंज में, तो एक बेहतर मौका हो सकता है दोबारा से इन दोनों स्टॉक में निवेश करने का। ग्रेफाइट के जो लेवल्स हैं, अभी अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो ग्रेफाइट में अभी भी मूव बाकी है। ग्रेफाइट अभी भी अपने पिछले स्विंग लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो एक फर्दर अपसाइड का मूव हमें ग्रेफाइट में देखने को मिल सकता है। अगर ये 650 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे कंसोलिडेशन मूव देखने को मिलेगा। थोड़ा अगर रुककर 650 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर 700 के लेवल्स हमें ग्रेफाइट में देखने को मिलेंगे। अगर जिनको ट्रेड करना है तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे ग्रेफाइट ज्यादा बेहतर लग रहा है, और उसमें अभी भी स्टीम बाकी है। तो मुझे लगता है अगर 650 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से 700 तक के लेवल्स ग्रेफाइट इंडिया में देखने को मिलेंगे। आपने लक्ष्मीकांत जी पीएसयू बैंक्स की बात की अपने शुरुआती इसमें कि पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। हम 50 रुपए के आसपास के 3 स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज अच्छे मोमेंटम में है। एक है पंजाब एंड सिंध बैंक, 28 का लेवल है, 4% का इजाफा वहां देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र बैंक जहां एक काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा, 62 का स्तर है, 3% ऊपर आज ये भी बैंक है। यूको बैंक जो करीबन 30 के लेवल के आसपास है, 3% का इजाफा वहां पे भी देखने को मिल रहा है। इन तीनों ही बैंक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो इन स्टॉक्स पे इन्वेस्टेड है? देखिए, सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की बात कर लेते हैं। काफी लंबे समय से ये स्टॉक अपने डाउनवर्ड मूव के साथ ही ट्रेड कर रहा था। हालांकि एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी हमें 25-26 के आसपास देखने को मिली है।
तो और आज के थ्रू यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू भी डेली के चार्ट्स पर, बट ज्यादा अपसाइड तो नहीं, बट यहाँ से मुझे लगता है 30 रुपीज तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहीं पर इसका स्ट्रॉन्ग हर्डल है 200 वीक के मूविंग एवरेजेस वहां पर हम देख पा रहे हैं वीकली के चार्ट्स पर, तो वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल हो सकता है। बट अगर मैं महाराष्ट्र बैंक की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने काफी लंबे समय के बाद अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर ये स्टॉक आज क्लोजिंग देने जा रहा है, और इसका जो पिछला स्विंग हाई था वो 61 के आसपास है। तो जिस तरीके से कंजिक्यूटिव बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है पिछले 2 दिनों से, वो यही दर्शाता है कि स्टॉक में रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ से फिर हमें महाराष्ट्र बैंक में 70 टू 71 तक के ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम महाराष्ट्र बैंक में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी फिलहाल रहेगा 56 रुपीज का, तो 56 रुपीज के साथ इसमें बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। वहीं पर अगर मैं आपके तीसरे बैंक की बात करूं, जो कि है यूको यूको, बैंक। हाँ यूको बैंक। तो यूको बैंक में भी हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी लंबे डिक्लाइन के बाद यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब तक यूको बैंक 28 के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। जो अपसाइड के जो अभी इनिशियल लेवल पे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 33 तक। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही बेहतर विकल्प हैं जहां पर आने वाले समय के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। क्रांति सर, आईटी स्पेस में अब क्या करना है? 2026 आईटी के लिए कैसा हो सकता है? Yeah, वाइल्ड this is गेस। this is the make or break year for IT sector. Gituji, 26 is going to be, because one thing is US growth is quite strong. अगर US में companies are revising their budgets, increasing their budgets, which is positive for Indian IT companies. So IT on a longer term basis, one can add at dips. हम लोग देख रहे हैं IT में कभी भी एक bottom fishing चल रहा है, कभी भी IT is outperforming also some days. But the problem is a range bound market में immediate profit booking also हम लोग देख रहे हैं. So on a contrarian view, okay, for a medium to long term, अगर निवेशक का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 3 to 4 years है, तो 2 to 3 years है, आईटी ये रेंज में ऐड कर सकते हैं, बहुत सेलेक्टिव मिड एंड स्मॉल कैप में। हम लोग कोफोर्ट जैसा कंपनी एक्विजिशन को गया है ये टाइम पे, सो इट्स देयर इज अ क्लियर एम्फोसिस फॉर आईटी, बट एआई इज द ट्रम्प कार्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कंपनीज का एआई कैपेबिलिटीज कैसा बिल्ड होने वाला है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो बाय एंड लार्ज वी आर buying IT on a longer term perspective, not exactly for a short term view. एक और सेक्टर जो इस साल दबाव में रहा वो है फार्मा स्पेस। फार्मा स्पेस में इंडेक्स की बात करें तो मार्जिनल लॉसेस के साथ भी इस साल का उसने अभी अंत होने वाला है। तो फार्मा स्पेस कैसा लगता है आपको क्रांति सर? फार्मा हैज बीन अ स्पेस वेयर हेल्थ केयर हैज आउटपरफॉर्म, बट जेनेरिक्स एंड सीडीएमओज एक रेंज में ही फंसे रहे, ज्यादा मोमेंटम तो वहां नहीं देखने को मिला। क्या 2026 में फार्मा स्पेस कुड बी वन ऑफ द सेक्टर्स दैट विल आउटपरफॉर्म? Gitu ji, as long as Trump policies are there, okay, और ये टैरिफ का मुकाबला है, ये चलते रहता है, बट लेकिन दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द सेंटिमेंट ऑन फार्मा इन द मीडियम टू शॉर्ट टर्म। आप लोग देख चुका है 3 महीने पहला अगेन ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ drugs also, the administration imposed some taxation, so it's impacting the sentiment, Gituji. But as you rightly mentioned, healthcare segment, especially the hospital chains and all, what we are witnessing is these hospital chains they are quite insulated from these global shocks. And also the insurance business, the way it's developing, and also the disposable income, how they are going up. So the healthcare is a favorite sector for even the foreign portfolio investors and also for the domestic investors also. And आप एक चीज देखे तो the minute Trump have announced the tariffs, तब से हम लोग healthcare sector में आउट परफॉर्मेंस देखा है। So एक हॉस्पिटल सेगमेंट और हेल्थ केयर सेगमेंट है that is much more insulated from these all what's happening in across the globe. So this sector is tend to outperform.
Apollo Hospitals or Aster DM. These are the hospitals one can look forward. There is a variety of businesses, but stick to the pan-India players. That would be advantage for the investors. Their risk reward is in favor. But pharma at this point of time, if you ask me, we are quite neutral on pharma. लक्ष्मीकांत सर, HFCL के स्टॉक को देखिएगा, ये साल तो बहुत बुरा रहा उसका, उसके लिए काफी डेंट देखा है उसने, लेकिन कुछ सेशन से हम एक अच्छा मोमेंटम भी देख रहे हैं। FNO से बाहर हुआ है तो आज 9% ऊपर भाग गया है। इस स्टॉक में क्या करना है? और साथ में ही वोडाफोन आइडिया, जहां पे आज कैबिनेट की बैठक भी है, जहां फैसला लिया जा सकता है AGR ड्यूज को लेके, तो उसके चलते हुए दोनों ही स्टॉक्स पे इस समय चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, HFCL में एक पुल बैक मूव तो दिखाई दे रहा है लोअर लेवल से, बट हायर लेवल पे भी अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो इंटेक्ट है। जब तक ये स्टॉक 77 78 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बिकवाली वो बनी रह सकती है। 2 दिनों से एक अपवर्ड मूव देखने को मिले हैं, बट अभी भी स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है नियर अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास। तो हमें लगता है कि जब तक 77 78 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें बाइंग अवॉइड करना चाहिए। वहीं ओके। पर आइडिया की बात की जाए तो आइडिया में जो निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिली थी, वो अभी भी बरकरार है। स्टॉक ने अपना जो की रेजिस्टेंस लेवल है 11.10 का, उसको उसके ऊपर ये स्टॉक कई दिनों से सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअल अपसाइड का मूव हमें 15 रुपीज से लेकर 16 रुपीज तक देखने को मिल सकता है। वहीं पर ये जो पॉजिटिव व्यू है, मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 9.80 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक एक ग्रेजुअली अपसाइड का मूव 15 से 16 रुपए तक देखने को मिल सकता है इंडिया में। क्रांति सर, तो 2026 के लिए एनी स्टॉक्स दैट यू हैव आइडेंटिफाई और अ विश लिस्ट आपने बना रखी हो कि इन स्टॉक्स पे हम नजर रखेंगे, द फोकस लिस्ट एक्चुअली? Gituji, there is no change in our focus list or something. The same way, Okay. what we have at 2025, that's the same thing we are going to continue. But we'll be tracking the Q3 earnings. इस बार हम लोग कुछ मैनेजमेंट कुछ एक्सेप्शनल दिया तो we are going to act on that thing because Okay. Q3 में कुछ मैनेजमेंट कुछ एक एक्सेप्शन देने के लिए मौका नहीं है, बिकॉज बहुत बार दे चुका है। बट इट शुड बी अ गुड क्वार्टर। इफ द अर्निंग्स आर डिसअपॉइंटिंग इन Q3 or Q4, we'll be taking a serious call on our companies with respect to what management have told 1 year back and what they are telling. ये समय पे क्या बता रहे हैं, हम लोग ध्यान से देखने वाला है ये क्वार्टर में, बहुत नजर रख के। मैक्सिमम वेटेज आपकी इस समय कहाँ पे, कौन से सेक्टर में है? अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में वी हैव द वेटेज एंड वी हैव इक्वल वेटेज इन डिफेंस आल्सो। गीतू जी, बहुत लोग न्यूट्रल है काफी डिफेंस सेक्टर में। सो बट हम लोग जैसा ये कंसल्टेशन के लिए वी आर एक्यूमुलेटिंग एंड वी वांट टू इंक्रीज द वेटेज आल्सो। अगर इधर से भी थोड़ा सा करेक्शन आ गया है तो। और एक एरोस्पेस एक गोइंग इनटू 26 एरोस्पेस एक नेसेंट स्टेज में आई गीतू जी। काफी कंपनीज आर एट अ वेरी वेरी नेसेंट स्टेज में है, वो इनिशियल स्टेज में है। सो दिस इज द सेक्टर वी आर क्वाइटली ऑब्जर्विंग एंड वेर एवर द अपॉर्चुनिटी इज कमिंग we are accumulating those stocks in the aerospace area. And also the recent Shanti bill which is passed by the parliament, so that gives many players to enter in this nuclear power thing. So nuclear power theme में एक है, ये बड़ा initial stage में है और काफी it's like a sunrising sector in India. So the our focus themes for 26 is going to be one is aerospace industry, the second one is nuclear power theme है, काफी initial phases में है, so opportunities मिलने वाला है इधर। जी, लक्ष्मीकांत सर, आपके कौन से स्टॉक्स है रडार पे फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, कोई आप रेकमेंड करेंगे फॉर 2026?